हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल होते हैं। एक होता है प्रोटॉन्स और दूसरे न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। मास ऑफ ए प्रोटॉन 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है और मास ऑफ ए न्यूट्रॉन होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थर्ड डेसिमल पर आकर डिफरेंस आता है। पहले दो डेसिमल 6 और 7 सेम है, यहाँ फिर थर्ड डेसिमल पे 4 है और यहाँ 2 है। तो बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में। प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस ई के इक्वल, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। स्पिन दोनों का हाफ होता है, प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी। ओके। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली जब हम बात करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स। यानी अगर मैं न्यूक्लियॉन्स वर्ड यूज करता हूं तो मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, present in the nucleus, protons and neutrons present in the nucleus collectively are called nucleons, are called nucleons. सो ये एक डेफिनेशन थी न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, उसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे उस एटम का, जिस भी एटम का वो न्यूक्लियस है। तो नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से लिखेंगे हम। इस पूरे चैप्टर में कैपिटल जेड से लिखेंगे, आपकी बुक में भी जेड से लिखा होता है एटॉमिक नंबर। तो ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। ये जिस भी एटम का न्यूक्लियस है उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। मास नंबर नेक्स्ट है मास नंबर। इसको कैपिटल ए से लिखेंगे हम मास नंबर को। मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। It is equal to total number of protons and
neutrons present in the nucleus. It is equal to total number of protons and neutrons present in the nucleus. ओके, तो मान लीजिए n है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस में n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, z होगा आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन मास नंबर क्या होगा, number of neutrons plus number of protons. So A will be equal to n plus z. Next definition है nuclear mass. nuclear mass क्या है, जितने भी न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, मीन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन सभी का टोटल मास को हम न्यूक्लियर मास कहते हैं. Total mass of all the nucleons present in the nucleus is called nuclear mass, is called nuclear mass. किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज represented as ZXA. Z तो एटॉमिक नंबर है, A मास नंबर है, और X क्या है, उसका एटॉमिक सिंबल. X क्या है, एटॉमिक सिंबल. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के लिए सिंबल क्या है, Na, क्लोरीन के लिए Cl. तो आप इसको कैसे लिखेंगे, Z एटॉमिक नंबर, फिर सिंबल लिखेंगे, अगर सोडियम है तो Na, क्लोरीन है तो Cl, इसी तरह आयरन है तो Fe, जो भी होगा, और फिर उसका मास नंबर. ओके, एंड यू नो A इक्वल टू n प्लस Z. और न्यूक्लियस किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी एटम में जब तक उसको आपने आयोनाइज नहीं किया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी एटम में जब तक आप उसे आयनाइज नहीं करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे. यह आपने पढ़ा है एटम्स वाले चैप्टर में भी, रदरफोर्ड मॉडल में, बोहर मॉडल में, दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है आइसोटोप. ओके, तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, Z तो सेम हो, लेकिन A की वैल्यू डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स. ओके, सो एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number are called isotopes. For example, 6C12
और 6C13। ये कार्बन के दो आइसोटॉप हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13। हम इनको बोलते हैं कि दोनों में Z की वैल्यू क्या है, 6 है, और A की वैल्यू डिफरेंट है, 12 एंड 13। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोटॉप्स हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक आइसोबार्स। आइसोबार्स में मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। सो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोबार्स। Isobars, atoms having same mass number but different atomic number. Atoms having same mass number but different atomic number are called isobars. For example, 3 lithium 7 and 4 beryllium 7. Okay, 4 beryllium 7. ऑल राइट, तो इनमें दोनों में मास नंबर 7 है, जबकि Z डिफरेंट है, एक में 3 है, एक में 4 है, जबकि मास नंबर दोनों में सेम है। तो ये क्या है, ये है आइसोबार्स। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, आइसोटोन्स। Okay, so atoms having same number of neutrons. Atoms having same number of neutrons are called isotons. जैसे इसका एग्जाम्पल है 17 क्लोरीन 37 एंड 19 पोटेशियम 39। ओके, तो आपका A होता है N प्लस जेड, तो N होगा A माइनस जेड। ओके, तो A है 37 और 39, Z है 17 और 19, तो n क्या होगा, 37 में से 17 माइनस करो 20, और इसके लिए 39 में से 19 माइनस करो 20। इसमें से ये माइनस किया, ये आ गया, इसमें से ये माइनस किया, ये आ गया। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, सो दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास। स्टूडेंट, हम एक यूनिट यूज करते हैं, एटॉमिक यूनिट। जब आप एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां हम एटॉमिक यूनिट्स डिफाइन करते हैं, एटॉमिक यूनिट ऑफ मास, एटॉमिक यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, और तो इसी तरह से यहां हम एटॉमिक यूनिट ऑफ मास डिस्कस करेंगे। एंड एटॉमिक यूनिट ऑफ मास इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये जो आइसोटोप है कार्बन का 6C12, इसका जो टोटल मास है उसका 12वां हिस्सा, उसको हम 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ मास कहते हैं। ठीक, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट is
defined as 1/12 of mass of कार्बन 12 एटम और कार्बन 12 आइसोटॉप, इसके मास का 12वां हिस्सा। और जो कार्बन 12 का मास है वो होता है 1.992678, mass of carbon 12 atom is 1.992678 into 10⁻⁻26 किलोग्राम। तो इसको 12 से डिवाइड करोगे तो वो होगा 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ मास। ओके, सो 1 एटॉमिक मास यूनिट, हम इसको AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या होगा 1.992678 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइड बाय 12। तो ये आपका आ जाता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये है 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ मास। तो जो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो इसको अगर एटॉमिक यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे 1.6605 इंटू 10⁻31, सॉरी 27 नॉट 31 -27। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाता है 5.48 इंटू 5.48 इंटू 10⁻⁻4 और 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। ये 48 को मैंने राउंड ऑफ किया तो ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर मैं 8 को हटा दूं, तो 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन को अगर एटॉमिक यूनिट में लिखना हो तो मास ऑफ प्रोटॉन था आपका 1.6726 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 और 1 एटॉमिक यूनिट है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं ये आएगा आपका 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन ये था आपका 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 बाय 1 एटॉमिक यूनिट से डिवाइड करो 1.6605 इंटू 10⁻⁻27। तो ये आएगा 1.0086 एटॉमिक मास यूनिट। ओके स्टूडेंट, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, वो होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का है 1.0073, इलेक्ट्रॉन का 1.00055, तो ये हो जाएगा 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट। हमने 4 डेसिमल तक ही लिखा है इसको, तो 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम के मास को आप एटॉमिक यूनिट्स में लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E = mc²। ओके, आइंस्टाइन रिलेशन E =
mc²। मीन्स ये रिलेशन क्या कहता है कि आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो लेट अस चेक कि 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। यानी हम m की वैल्यू ले लेते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। c स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको यूजली आप क्या करते हो, राउंड ऑफ करके 3 इंटू 10⁸ मीटर लिखते हो। लेकिन क्योंकि एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में वैल्यूज बहुत स्मॉल होती हैं 10⁻⁻27 किलोग्राम तक, तो इसलिए ये डेसिमल मैटर करते हैं, तो इसलिए हम इसको डेसिमल में लेंगे। तो इसमें एनर्जी किसके इक्वल होगी, mc²। m की वैल्यू है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27, c² 2.9979 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी आएगी ये जूल में आएगी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखेंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19, इससे डिवाइड कर। यूजली आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करते हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से ही डिवाइड करते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो हम थोड़ा और डेसिमल कंसीडर करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है आपकी 9.315 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप लिख सकते हैं 931.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁻6 होता है मेगा, तो यानी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब स्टूडेंट कुछ बुक्स में इसको राउंड ऑफ करके 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा गया है, कुछ में 931.5 ही यूज करते हैं। कुछ बुक्स में इवन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में भी 931 यूज करते हैं, कुछ में 931.5 यूज करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 931.5 यूज कीजिए। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट को आप इतना यूज करो तो आपको यही वैल्यू यूज करनी है। ओके, तो ये एक थोड़ी अनसर्टेनिटी है बुक टू बुक। इवन एक ही बुक में दो अलग अलग न्यूमेरिकल में भी कई बार ऐसा दिया होता है कि कहीं पर 0.5 यूज किया कहीं नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप 931.5 यूज कीजिए। और अगर दिया हुआ है कि 931 यूज करना है तो फिर 931 यूज कीजिए। ओके, सो ये था आपका 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ मास इज इक्विवेलेंट टू दिस मच ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर साइज के बारे में कि न्यूक्लियस का साइज क्या है, उसका रेडियस क्या है। वेल, एक रफ सा एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, साइज भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यानी मास नंबर पर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करने चाहिए, और ऐसा ही है। स्टडीज भी यही कहती हैं दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर साइज। Nuclear size. It has been found that volume of nucleus is proportional to
its mass number. Volume of nucleus is proportional to its mass number. तो 4/3 पाई r क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर a. r यहां क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. सो यहां से r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू a एंड r इज प्रोपोर्शनल टू a रेज टू पावर 1/3. तो r इक्वल टू r नोट a रेज टू पावर 1/3 where r naught is 1.2 into 10 raised to power minus 15 मीटर और 1.2 फर्मी. इसको FM ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब है फर्मी. फर्मी होता है 10 raised to power minus 15 मीटर. नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. डेंसिटी ऑफ nucleus. Okay, so let A is mass number. A mass number of nucleus and R is radius of nucleus. तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम. मास क्या होगा? मास होगा जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं मीन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनका टोटल मास. तो मान लेते हैं m इज एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियॉन. m इज एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियॉन. तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या आ जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियस ये होगा मास ऑफ वन न्यूक्लियन इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन. क्या होंगे? मास नंबर के इक्वल. मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ए के इक्वल होंगे और एक का एवरेज मास m है तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया m इंटू ए. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस v ये होगा 4/3 पाई r क्यूब. r की ये वैल्यू रख दीजिए r नोट a रेज टू पावर 1/3 तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r नोट क्यूब a. 1/3 पावर इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगी. तो डेंसिटी क्या आ जाएगी? तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम. मास है m इंटू ए के इक्वल और वॉल्यूम है 4/3 पाई r नोट क्यूब a. a से a कैंसिल तो ये हो जाएगा आपका 3m/4 पाई r नोट क्यूब. 3m/4 पाई r नोट क्यूब. अब हम ये वैल्यूज रख देंगे. अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज रख देंगे. तो वैल्यूज रखेंगे अगर 3m 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में पहले दो डेसिमल तो सेम आते हैं मास में. डिवाइड बाय 4 पाई की वैल्यू 3.14 और आर नोट की वैल्यू थी 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर. ये वैल्यू है आर नोट की, इसका क्यूब. इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 0. ये यहाँ मिक्स हो रहा था तो मैंने इसलिए रेड लाइन बनाई है तो आपको पता चले ये नीचे वाला स्टेप रेड लाइन के नीचे है सिर्फ. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 और 2.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस is of the order of 10 raised to power 17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. और ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, यहां कहीं भी फॉर्मूले में a नहीं है. ओके, दैट मीन्स
जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होगी वो सभी न्यूक्लियस की लगभग सेम होगी। सिर्फ ये जो पहले नंबर है 2.3, ये नंबर चेंज हो सकता है आपका। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके साथ ही डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ स्टूडेंट, तो पहले हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द order of 10 raised to power 17 kilogram per cubic meter and is independent of mass number, और ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। ओके, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। किस तरह से? He discovered neutron by bombarding beryllium or boron nucleus with fast moving alpha particle. James Chadwick discovered neutrons by bombarding beryllium or boron nuclei with fast moving alpha particle. अल्फा पार्टिकल आपका होता है हीलियम न्यूक्लियस। ओके, तो इक्वेशन क्या थी? अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस होगा 2 हीलियम 4, क्योंकि हीलियम का Z2 होता है और A की वैल्यू 4 होती है, प्लस बेरिलियम, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास बनता है 6C12 प्लस 0N1। क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता तो Z इसका 0 होगा, और क्योंकि ये एज ए न्यूक्लियन काउंट होता है तो इसलिए इसके लिए A की वैल्यू 1 होगी। तो स्टूडेंट, ये वो न्यूक्लियर रिएक्शन थी जिसकी हेल्प से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई। एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस के बाहर आएगा वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने का क्या मतलब है? वो किसी भी दूसरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा अभी बात करते हैं। तो ए न्यूट्रॉन इज स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड unstable outside the nucleus and unstable outside the nucleus. Outside the nucleus क्या होगा? Neutron will break into a proton and electron
प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ये एंटी न्यूट्रिनो है और ये क्यू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। क्यू क्या है? एनर्जी रिलीज्ड। और ये प्रोसेस क्यों हो पा रही है? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो टोटल कंबाइंड मास है एटॉमिक यूनिट में, अभी हमने कैलकुलेट किया था, आप उसको ऐड करके देखना, वो न्यूट्रॉन से कम आता है। न्यूट्रॉन का है 1.0086 और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का कंबाइन करके आता है 1.0078। ठीक, तो ये वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से न्यूट्रॉन डिस्कवरी होती है। और न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस के बाहर है तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डीके हो जाता है। डीके हो जाता है यानी अगर हम कहें कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो फ्री न्यूट्रॉन डिकेज टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विथ एंटी न्यूट्रिनो। ये पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो है, ये एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल है। ए फ्री न्यूट्रॉन decays to proton and electron with antineutrino स्टूडेंट, तो ये था हमारा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं एक साथ। न्यूक्लियस का साइज भी बहुत ही स्मॉल है, 10⁻⁻15 मीटर। और प्रोटॉन्स पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। रिपेल करने चाहिए तो क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं रहनी चाहिए इतने स्मॉल स्पेस में, लेकिन है वो। प्रोटॉन्स पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, सो दे शुड रिपेल ईच अदर एंड दे शुड नॉट होल्ड टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस, बट एक्चुअल में दे आर होल्डिंग टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इट मीन्स कोई और फोर्स भी है न्यूक्लियस में जो एक्ट कर रहा है, और जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन है उनसे ज्यादा स्ट्रोंग है और अट्रैक्टिव भी है, और वो जो फोर्स है उसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ओके, क्योंकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस के अंदर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर वो एक साथ नहीं रहने चाहिए, लेकिन वो एक साथ रहते हैं। तो यानी कोई और फोर्स है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे की तरफ, और वो उनके जो रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, उस रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा स्ट्रोंग भी है, और उस फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स inside the nucleus have positive charge, so they should repel each other. So they should repel each other and can't hold together inside the nucleus, and can't hold together inside the nucleus because of force of repulsion, because of force of repulsion. But since they hold together, लेकिन क्योंकि वो तो रहते हैं एक साथ न्यूक्लियस के अंदर, but since they
hold together, since they hold together, there must be some attractive force between the nucleons. There must be some attractive force between the nucleons, और ये एट्रैक्टिव फोर्स रिपल्शन फोर्स है। ये जो रिपल्शन है इससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, सम attractive force between the nucleons which holds them together, which holds them together and stronger than electric force of repulsion, and stronger than electric force of repulsion. Okay, this strong attractive force acting between the nucleons is called nuclear force. This strong attractive force acting between the nucleons, acting between the nucleons is called nuclear force, is called nuclear force. अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, और अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। पहली प्रॉपर्टी है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। जो रेशो है ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर फोर्स का, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर, इट इज़ 1:10⁻36 10⁻38। सेकेंड, न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये सिर्फ 2 से 3 फर्मी की रेंज तक ही एक्ट करता है, उसके बाद इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एक्सट्रीमली लार्ज रेंज नहीं है। ओके, सो इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज ए शॉर्ट रेंज force. It operates only up to a distance of 2 to 3 फर्मी। 2 से 3 फर्मी की डिस्टेंस पर ही ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसके बाद इसकी वैल्यू बहुत वीक हो जाती है। नेक्स्ट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। मीन्स न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों केसेस में सेम होगा। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियन। इट इज
independent of charge on the nucleon. Nuclear force between nuclear force between proton proton, proton neutron and neutron neutron will be same or is same. दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फोर्स सभी के केस में सेम है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेशन इफेक्ट शो करता है। मीन्स ये सिर्फ अपने सराउंडिंग के कुछ एक न्यूक्लियन से ही एक न्यूक्लियन अपने सराउंडिंग के कुछ एक न्यूक्लियन से ही इंटरेक्ट करता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्सेस शो सैचुरेशन इफेक्ट। नंबर 4, न्यूक्लियर फोर्सेस शो saturation effect. Okay. A nucleon interact only with its neighboring nucleons. A nucleon interact only with its neighboring nucleons. Only with its neighboring nucleons. नेक्स्ट है स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर। अगर दो न्यूक्लियॉन्स की स्पिन पैरेलल है तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और अगर एंटी पैरेलल है तो वीक होगा। ओके, तो नंबर 5, स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर, spin dependent character. Nuclear force between two nucleons having parallel spin. Nuclear force between two nucleons having parallel spin is stronger than two nucleons having anti-parallel spins. Stronger than between two nucleons having anti-parallel spin. तो ये स्पिन पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इट इज नॉन सेंट्रल, मीन्स इट डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। ओके, it does not act along the line joining the center of two nucleons. तो नंबर 6 पर है आपका नॉन सेंट्रल। ओके, तो इसमें लिखेंगे इट डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइन, इट डज नॉट act along the line joining center of
two nucleons. Next, exchange force. It is exchange force means, यानी इसका सोर्स क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का सोर्स चार्ज है, तो इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स कुछ इस तरह से है कि स्टूडेंट, जैसे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, वो एक दूसरे के बीच में फुटबॉल चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो दे आर बाउंड टुगेदर बिकॉज ऑफ दैट फुटबॉल। जब वो मैदान में खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो दे आर बाउंड टुगेदर बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ दैट फुटबॉल। द सेम वे न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल कॉल्ड मिजोन बिटवीन दैम। तो एक मिजोन पार्टिकल होता है, वो कॉन्स्टेंटली उनके बीच में एक्सचेंज होता है और उसकी वजह से दे आर बाउंड टुगेदर। तो नेक्स्ट है एक्सचेंज फोर्स। ओके, पार्ट 7 मैंने लिख दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 7, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कॉल्ड मिजोन बिटवीन देम। तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनके बीच में कॉन्स्टेंटली एक मिजोन नाम का पार्टिकल है जो एक्सचेंज होता रहता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो दिस इज एक्सचेंज फोर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है नंबर 8, वेरिएशन विद डिस्टेंस। वेरिएशन विद डिस्टेंस। तो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस तरफ से इसको क्लीन कर देता हूं बोर्ड को। ओके स्टूडेंट, तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है, मैंने इसको लिख दिया है, वेरिएशन विद डिस्टेंस। तो ये ग्राफ है दो न्यूक्लियॉन्स के लिए। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इस एक्सिस पर आर है फर्मी में, 10⁻⁻15 मीटर होता है फर्मी, और आर है सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। सो 0 से, यहाँ 0 है आर की वैल्यू, 0 से 0.8 फर्मी तक रिपल्जिव फोर्स होगा न्यूक्लियॉन्स के बीच में, और 0.8 के बाद एट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है 0.8 फर्मी पर, और 4 फर्मी पर अप्रोक्सीमेटली ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज मिनिमम एट आर नॉट इक्वल टू 0.8 फर्मी, यानी जब इतनी सेपरेशन होगी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ये -100 है, सॉरी ये -100 है ये वैल्यू, और आर नोट की वैल्यू यहाँ 0 है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -100 है, यहाँ 0 है, यहाँ 100, यहाँ 200। एंड एट आर इक्वल टू 4 फर्मी द न्यूक्लियर फोर्स बिकम 0। हमने पढ़ा था कि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं, 2 से 3 फर्मी की रेंज में ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, उसके बाद वीक हो जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 4 फर्मी पर न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये था आपका टॉपिक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।